नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कार्तिक लेट्स क्रैक टीईटी पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। भाई सब लोग जल्दी जल्दी से आ जाइए। फिर शुरू कर रहे हैं आज के सेशन को। और आज मैं एक और सेशन लेकर आया हूं आपके लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि 1650 की सीरीज चल रही है और 1650 सीरीज का एक और नया सेशन यहां आपके सामने है। तो दोस्तों सब लोग जल्दी जल्दी से आएँ और फिर शुरुआत करते हैं। अजय राज जी स्वागत है, प्रियांशी जी स्वागत है, अशोक जी स्वागत है। और यहाँ पर आज का जो सेशन है, जो सेट है आपका, वो सेट नंबर 10 है। जो सेट है आपका वो सेट नंबर 10 है, जिसको मैं लेकर आया हूं। इसके बाद हमारा चैनल और हमारे द्वारा पढ़ाई गई क्लासें अगर आपको पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ के साथ जितने आपके फ्रेंड्स हैं उन लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि सब लोगों तक जानकारी हो सके। आप हमें यूट्यूब के सिवा, यूट्यूब के बाद आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है और यूट्यूब तो आपका है ही है। ठीक, इसके साथ साथ आपको एक और जानकारी मैं आपको बता दूं कि हमने स्टार्ट किया है केबीटी, कौन बनेगा टीचर। और ये होता है बिल्कुल कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर, जो आपका पहले हो चुका है, जिसका रिजल्ट घोषित किया जाएगा बुधवार में और संडे में, आने वाले संडे में दोबारा से फिर वो होने जा रहा है और इस बार में वो लाइव होगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं, लेते हैं पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। ये रहा। मिश्रा जी बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, नोटिफिकेशन नहीं आता, आज कुछ प्रॉब्लम चल रही है मिश्रा जी, इसलिए नोटिफिकेशन नहीं जा पा रहा है किसी के पास भी। आज कुछ प्रॉब्लम चल रही है, समस्या है बहुत ज्यादा, तो नोटिफिकेशन आप सभी किसी के पास में नहीं जा पा रहा है। बहुत कोशिश कर रहा हूं मैं और काफी देर में देख चुका हूं। एक बार और ट्राई कर लेते हैं। ये लीजिए, बहुत बढ़िया। देखते हैं एक बार और जल्दी से यहाँ इसको क्लास लाइव नहीं आ रही भाई, क्या चक्कर है? लाइव आ रही है आप लोगों को क्या? अच्छा, अब चलिए लाइव, बिल्कुल अब लाइव आई है, बिल्कुल अब लाइव आई है। तो दोस्तों बढ़ते हैं सेशन की तरफ को और लेते हैं पहला सेशन आपके सामने। अच्छा, ये रहा पहला क्वेश्चन। अनव्यवकरणीय संसाधन है, तांबा है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है या ये सभी है? बहुत जल्दी से, अनव्यवकरणीय संसाधन कौन से हैं? और ये तो मिश्रा जी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत ही जल्दी से। ये क्वेश्चन तो आपके सामने एक बार पहले भी आ चुका है, तो बहुत जल्दी से इसका आंसर बताइए, बहुत स्पीड के साथ में। और भाई आज मैसेज नहीं आ पा रहा है बिल्कुल भी, तो क्षमा चाहेंगे। आज किसी के पास अगर मैसेज वहीं से जा रहा है तो चला जाएगा, आज हमारे पास से कोई ऑफर नहीं है। चलो ठीक है, लाइव है तो बिल्कुल। यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर की बात करते हैं। अनवीनीकरण संसाधन, यानी कि प्रकृति में जो संसाधन पाए जाते हैं, नवीनीकरण और अनवीनीकरण दो प्रकार से पाए जाते हैं। नवीनीकरण संसाधन वे होते हैं जिनका प्रकृति में पुनः चक्रण अपने आप स्थापित होता रहता है, और अनवीनीकरण यानी कि जिनका पुनः स्थापन नहीं होता है या होता है तो लगभग हजारों लाखों साल के बाद होता है। ठीक, तो यहां इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही होगा। तांबा है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है। ये ऐसे संसाधन हैं, ये ऐसे संसाधन हैं कि जिनका पृथ्वी में नवीनीकरण या तो होता नहीं है, होता है तो हजारों सैकड़ों साल के बाद। ठीक, तो इसका राइट आंसर डी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। कुछ लोग प्राकृतिक गैस को इसमें काउंट कर देते हैं, नवीनीकरण में प्राकृतिक गैस की प्रकृति से निकल रही है, तुक्का लगाते हैं, जो कि गलत है। इसका राइट आंसर बिल्कुल आपके स्क्रीन पर इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी देख सकते हैं। या ये रहा, पृथ्वी, खनिज, धातु, अयस्क, जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ये जलवायु स्तर में कुछ भूजल सभी गैर नवीनीकरण संसाधन है, यानी कि नवीनीकरण ये वाले नवीनीकरण है। यहाँ पर सूर्य है, पवन ऊर्जा है, पानी है, मिट्टी है, जंगल है, ये सब नवीनीकरण है। और जो अभी मैंने नीचे गिना है वो अनवीनीकरण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बताइए बहुत ही जल्दी से, निम्नलिखित में से अनवीनीकरणीय संसाधन नहीं है। क्या बात है, अनवीकरणीय संसाधन नहीं है, यानी कि अनवीनीकरण संसाधन इसमें कौन सा नहीं होगा, ये आपको बताना है बहुत ही जल्दी से। निम्नलिखित में से अनव्यवकरणीय संसाधन कौन से हैं? बहुत ही जल्दी से इसका आंसर करें, बताएं बहुत ही जल्दी से।
बहुत स्पीड के साथ में आपका आंसर आना चाहिए। पहला है मृदा, यूरेनियम, थोरियम, बॉक्साइट। बहुत जल्दी से देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। आयुषी जी बहुत बहुत स्वागत है। क्या बात है, आयुषी जी के फूल खिल गए हैं आज तो मुस्कुराहट के। चलो बहुत बढ़िया। 150 का ए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल अनिमीनीकरण यानी कि यूरेनियम है, थोरियम है, बॉक्साइट है लिमिटेड मात्रा में, और पृथ्वी मृदा जो है, मृदा वैसे ही आपका नवीनीकरण संसाधन में आता है क्योंकि इसका पुनः चक्रण ऑटोमेटिक होता रहता है। ठीक, राइट आंसर ए। और इसके बारे में एक्सप्लेनेशन आपके सामने ये रहा। ऐसे संसाधन जो पुनः उत्पन्न होने या जल्दी से नवीनीकरण करने की क्षमता या सामर्थ्य रखते हैं, नवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। सूर्य है, पवन ऊर्जा है, पानी है, मिट्टी है, यानी कि ये रहा ऑप्शन में और ये रहा आपका आंसर। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चक्रीय संसाधन है, जल है, लोहा है, ए बी है, या इसमें से कोई नहीं है। चक्रीय संसाधन बताइए बहुत जल्दी से। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग करते हैं। होगा तो इसमें पंगा ही। बहुत ही जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए। वॉइस वगैरह सब क्लियर है, मुझे एक बार बता दीजिएगा। वॉइस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, और सब लोग आ चुके हैं। मैं एक बार फिर आप लोगों को बता रहा हूं कि हमारा जो केवीटी हुआ है उसका रिजल्ट घोषित होगा बुधवार में। रिजल्ट बुधवार को घोषित होगा। और क्या, नया केबीटी 2 जो आने वाला है, केबीटी 2 कौन बनेगा टीचर पार्ट 2 सेकेंड वाला जो आने वाला है वो आएगा आपका संडे में, वापस संडे में दोबारा से आएगा। चलो बहुत बढ़िया, सीज राइट, बहुत बढ़िया, क्या बात है। ये चक्रीय संसाधन लोहा चक्रीय में आता है। लोहा चक्रीय में है, बताइए जल्दी से। चलो बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर इसमें चक्रीय संसाधन यानी कि पृथ्वी तो पिछले ऑप्शन में सुना ही है, और लोह को भी बार बार इसका उपयोग किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, वो बिल्कुल सही होगा। आप गलत आंसर नहीं दे रहे थे, बहुत अच्छा आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बिल्कुल मिश्रा जी, हर संडे को ही प्लान है, इस संडे को भी आ रहा है। अगर कोई प्लान होगा तो मैं मना कर दूंगा जिस संडे नहीं होगा, वरना इस संडे में भी केवीटी आ रहा है। और इस संडे के विनर कौन है वो भी जल्दी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जल्दी घोषित करेंगे बुधवार में। चक्रीय संसाधन, पृथ्वी पर कुछ ऐसे संसाधन पाए जाते हैं जिनका बार बार प्रयोग किया जा सकता है। जल संसाधन के, और वन है, वन्य प्राणी है, पशु पक्षी, छोटे सूक्ष्म जीव, जैव संसाधन, ये सभी हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। संसाधन है, कौन संसाधन। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन आया भाई, संसाधन या संसाधन ही पता नहीं। प्राकृतिक संपदा है, मानवीय संपदा है, ये इसमें से कोई नहीं है। बहुत जल्दी से बताइए संसाधन क्या है। अब ये इतना उल्टा पुल्टा सवाल है, बहुत ही जल्दी से। मिश्रा जी स्वागत है, अजयराज जी स्वागत है, अशोक जी स्वागत है, आयुषी जी स्वागत है। और यहां पर कौन कौन है, नमित जी स्वागत है। बिल्कुल सब लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, बहुत जल्दी से चलते रहिए। संसाधन है, इसका राइट आंसर 12 का ए, प्राकृतिक व मानवीय संपदा, या प्राकृतिक संपदा है, मानवीय संपदा है, इसमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। मनुष्य को अपने जीवन में या अपना जीवन यापन करने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है, बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। अब प्रकृति ने जो चीजें हमें दी हैं, जब हम उनको अपने उपयोग के लायक बना लेते हैं, तब वो संसाधन की गिनती में आते हैं। अब लोहे की बात करें, लोहा बिल्कुल ऐसा ही पड़ा हुआ है, एक ये समझो कि बिल्कुल कबाड़ है। लेकिन अगर जब भूमि से निकल रहा है, ठीक, और जब हम उसको निकाल कर उसकी गाड़ी बनाएं, मोटरसाइकिल बनाएं या हवाई जहाज बनाएं, कुछ भी बनाएं, तो वो क्या होगा, हमारे संसाधन के रूप में आ गया। तो प्रकृति के अंदर जो मानव निर्मित चीजें हैं, ठीक, प्राकृतिक क्षमता और मानवीय क्षमता, मानव के द्वारा बनाई गई चीजें, ठीक, तो ये जो सब हैं ये संपदा संसाधन की कैटेगरी में आते हैं, और इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा। प्रकृति में मानव जीवन की आवश्यकता अनुसार सब कुछ है,
किंतु लालच के लिए नहीं है। यह कथन किसका है? यह बहुत बार आया हुआ पूछा गया क्वेश्चन है भाई, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। प्रकृति में मानव जीवन की आवश्यकता अनुसार सब कुछ है, किंतु लालच के लिए कुछ भी नहीं है। ये कथन किसने कहा? लाल बहादुर शास्त्री जी ने, गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बहुत ही जल्दी से इसका राइट आंसर देखते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत स्पीड के साथ में आप लोगों के आंसर आने चाहिए। क्वांटिटी बड़ी कम नजर आ रही है आज, क्या पंगा है? बहुत ही जल्दी से बढ़ते रहें सेशन की तरफ को और बहुत स्पीड के साथ में आंसर करते रहें। डी, बी, बहुत बढ़िया, डी सरदार पटेल, बहुत ही बढ़िया आंसर। देखते हैं बाकी लोगों का आंसर आता है या नहीं। डी, डी, बी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जल्दी से बताइए भाई, आंसर की स्पीड बढ़ाया करें, आंसर की स्पीड बहुत कम है। प्रकृति में मानव जीवन की आवश्यकता अनुसार सब कुछ है, किंतु लालच के लिए कुछ नहीं है। ये कथन था गांधी जी का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। गांधी जी ने कहा था कि पृथ्वी हमें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी प्रकार के साधन प्रदान करती है, लेकिन लालच को पूरा करने के लिए नहीं। प्रकृति हमारी आवश्यकता के अनुसार सारी चीजें प्रदान करती है हमें, लेकिन हमारे लालच को पूरा करने के लिए कोई संसाधन प्रकृति हमें नहीं देती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, बहुत ही जल्दी से। ममता जी बहुत बहुत स्वागत है। क्या बात है ममता जी, बड़े चाबी पाने लेकर हैं आज, तो क्या चक्कर है? बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन है कौन से? आज का जो चैप्टर है, टॉपिक है आपका प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर ऊपर ये सारा, बट आप लोगों को आंसर करना बहुत स्पीड के साथ में चलते रहें। निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन खनिज संसाधन है, जल संसाधन है, भूमि संसाधन है, या ये सभी हैं? बताइए। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से बताइए। ममता जी आज कैसे नीली हो रही हो? किसने खून चूस लिया जो नीली पड़ गई? आयुषी जी ऐसा कैसे हुआ? ममता जी का खून चूस लिया सारा, जो नीली हो गई हैं। चलो बहुत बढ़िया। यहां इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें, निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं? तो खनिज संपदा भी है, जल संसाधन भी है, भूमि संरक्षण संसाधन भी है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। प्राकृतिक संसाधन यानी कि प्रकृति में पाए जाने वाले, खनिज भी पाए जाते हैं, जल भी पाया जाता है, भूमि तो है ही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, और एक्सप्लेनेशन इसका आपके सामने ये रहा। किसी को कंफ्यूज हो तो बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, पृथ्वी पर कोई भी वस्तु संसाधन की श्रेणी में तब आती है जब वह निम्न दशाओं पर खरी उतरती है। देखो, मैं हालांकि इसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दे चुका हूं, बट आप लोगों को बताना है फिर भी। पृथ्वी पर कोई भी वस्तु संसाधन की श्रेणी में तब आती है जब वह निम्न दशाओं पर खरी उतरती है। पहली दशा है इसका रूपांतरण अधिक मूल्यवान तथा उपयोगी वस्तु के रूप में किया जा सके। दूसरा है वस्तु का उपयोग संभव हो, बिल्कुल, इसमें जिसमें निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति की क्षमता हो, बिल्कुल, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो देखते हैं बहुत ही जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या बात है भाई, किसे किसे हंसी आ गई आज? क्या मिल गया? अच्छा, आज यही हुआ, चलो बहुत अच्छी बात है। 155 का डी, चलो बहुत ही बढ़िया। इसका रूपांतरण अधिक मूल्यवान उपयोगी वस्तु के रूप में, बिल्कुल लोहा है, बिल्कुल एक छोटी कीमत पर मिलता है, लेकिन उसकी ही अगर गाड़ी बना दी जाए तो उसकी कॉस्ट कहीं उससे कई गुना अधिक हो जाती है। वस्तु का उपयोग संभव, उससे कुछ बनाया जा सके, उसका उपयोग करके दोबारा कुछ बना लिया, जिसमें निश्चित उद्देश्य की पूर्ति की क्षमता हो। बिल्कुल, अगर गाड़ी बनाई है तो उसमें हमें
कहीं दूर जाना, जाने के लिए यानी कि वो हमारे इस्तेमाल के लायक हो, तो हमारी पूर्ति होती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा। इसको अगर किसी को देखना है तो बिल्कुल समझ लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम मानी जाती हैं, उन्हें मनुष्य की आवश्यकताओं और क्षमताओं द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती है। अब यह कथन किसका है? क्या बात है, यहां तो फिर कथन आ गया। प्राकृतिक संसाधनों का चैप्टर है आज का, तो देखते हैं कौन संसाधनों के बारे में यहां सबसे ज्यादा जानता है। यह भी कोई पूछने की बात है दी। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम मानी जाती है, उन्हें मनुष्य की आवश्यकताओं और क्षमताओं द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती है। यह कथन किसका है? जेम्स फिशर का, जिमरमैन का, जॉनस्टन का, या सामाजिक विज्ञान कोश का, समाज विज्ञान कोश का? बहुत जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। और कह रही है भैया मैं घर आ जाऊं। देखो, अगर आप इस वजह से घर आने की कोशिश कर रही हैं कि घर पर बहुत सारे गेस्ट आ गए हैं और मेरे बस की खाना बनाना है नहीं, तो क्षमा चाहेंगे, झांकना भी मत आकर। लेकिन अगर मिलने के लिए या मन कर रहा है तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीने बेफिक्र बेशक आकर रह सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ज्योति जी बहुत बहुत स्वागत है, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन लड़ाई में नहीं चाहिए, बिल्कुल भी लड़ाई नहीं। संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं। बहुत ही जल्दी से इसका राइट आंसर कर रहे हैं ए जेम्स फिशर का। बहुत ही बढ़िया आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जेम्स फिशर ने कहा था संसाधन वह कोई भी वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं की इच्छाओं की पूर्ति करती है, और जिमरमैन के अनुसार संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति सक्षम मानी जाती है। भाई ऑप्शन नंबर इसका बी है, ऑप्शन नंबर इसका बी है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, ए नहीं है भाई, बी है। ऑप्शन नंबर बी है इसका। जिन लोगों ने बी कहा उनका सही है, ए इसका सही नहीं है। जिन लोगों ने गूगल पर भी सर्च मारा हो या धोखा खा गए होंगे इस क्वेश्चन को लेकर। जिन लोगों ने बी कहा होगा और ए कहा होगा तो वे झटका खा गए होंगे। यहां जेम्स फिशर के शब्दों में संसाधन वह कोई भी वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं की इच्छाओं की पूर्ति करती है, यह कहा था जेम्स फिशर ने। लेकिन जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन पर्यावरण की वह विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम मानी जाती हैं। ये रहा, सक्षम मानी जाती हैं, ये पूछा है, और उन्हें मानव की आवश्यकताओं और क्षमताओं के द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती है। ये रहा, उन्हें मनुष्य की आवश्यकताओं और क्षमताओं के द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। गुड इवनिंग जी, सारा जी बहुत बहुत स्वागत है। और इसके बाद शोभा जी बहुत बहुत स्वागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा। प्रणाम जी, प्रणाम, बहुत जल्दी से। ओहो, संसाधन होते नहीं बनते हैं। मैं यहां खड़ा हो गया भाई। संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन किसका है? 4 नाम हैं, बिल्कुल आंसर दीजिए। ये डिस्प्ले जो है यहाँ से जो आंसर था वो म्यूट नहीं हुआ है, डिस्प्ले पर आ गया है, इसलिए मैं यहाँ खड़ा रहूँगा जब तक आप आंसर करेंगे। प्रदीप जी बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, बहुत जल्दी से। और भाई फिर एक बार याद दिला देता हूँ, जो आपने क्विज में भाग लिया था उसका रिजल्ट बुधवार को घोषित हो रहा है, और कब घोषित होगा ये कल आपको बता दिया जाएगा कि किस टाइम होगा। ठीक, और मेरे स्टेटस पर चेक कर लीजिएगा, स्टेटस पर लगा हुआ मिलेगा। भाई मैं यहाँ से तब हटूंगा जब आपका आंसर आ जाएगा, उससे पहले नहीं हटूंगा। देख रहा हूँ आपका आंसर क्या आ रहा है। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है।
चलो बहुत बढ़िया। अच्छा देख लिया है भाई, ये तो बहुत गड़बड़ है। शोभा जी कह रही है कि मैंने आंसर देख लिया है, बहुत गलत बात है। चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं। चलो बहुत बढ़िया। अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें, संसाधन वे नहीं होते जो बनते हैं, ये कथन किसका है? फ्लेम का, मिचेल का, यीस्ट का है, जिमरमैन का। तो बिल्कुल सही है, ये जिमरमैन का ही कथन है। संसाधन ऐसा स्रोत है जिनका प्रयोग जो है मनुष्य की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है। लीक हो गया पेपर जी, सुनीता जी, मामला गड़बड़ हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मनुष्य का ज्ञान सभी संसाधनों की जननी है, यह कथन किसका है? चलो बताइए। मनुष्य का ज्ञान सभी संसाधनों की जननी है। बहुत ही जल्दी से इसका राइट आंसर करें। अच्छा, प्रियांशी जी कह रहे हैं सर थोड़े हाथ और फैलाओ, ऑप्शन दिख रहा है। नहीं ऐसी बात नहीं है, घटोत्कच की तरह फैल जाता है पूरा लंबा, और पूरा फैलते ही फिर ऐसे खत्म हो जाते, फिर दिखना बंद हो जाता। मैंने पहले ध्यान नहीं किया। चलो बहुत जल्दी से यहाँ इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें, बहुत ही जल्दी जल्दी आंसर करते रहें। मनुष्य का ज्ञान सभी संसाधनों की जननी है, ये कथन किसका है? मिचेल का है, जिमरमैन का है, या ए बी दोनों का है, हैमिल्टन का है? किसका होगा? बहुत ही जल्दी से। सी सी सी, तुक्का लगा रहे हैं क्या? या तो ए होगा, बी होगा, या सी, दोनों का है। ओहो, कह रहे हैं कि अजय राज जी की पंखा घूम गया। चलो बहुत बढ़िया, जल्दी से यहां इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें। मनुष्य का ज्ञान सभी संसाधनों की जननी है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, वो बिल्कुल सही है। जिमरमैन और मिचेल ने कहा था ये, और इसकी डिटेल यहां देख सकते हैं। इस प्रकार संसाधन कोई पदार्थ या वस्तु नहीं है जो पहुंचने वाले, सहयोग करने वाले सभी तत्व संसाधन वे एक संसाधन है। और यही है कि मनुष्य के ज्ञान का सबसे उद्देश्य संसाधन मानव अंत संबंधों की व्याख्या करता है। इसीलिए जिमरमैन और मिचेल ने सभी संसाधनों की जननी कहा है, क्योंकि एक निश्चित है कि विज्ञान की भी क्षमता रखता है। नेक्स्ट आपके सामने, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार हैं? 6, 2, 3, 4। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार कितने हैं? 2, 6, 4। चलो कोई बात नहीं। गुड इवनिंग जी, शिवम जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही जबरदस्त आंसर यहां पर, क्या बात है। धन्य हो गए, धन्य हो गए साहब दर्शन पाकर आपके। बहुत जल्दी से बताइए, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? 6, 2, 3, 4। और यहां पर आप लोगों के आंसर आ रहे हैं बिना पते। 3। चलो बहुत बढ़िया, अजय राज जी ने कहा 3, मिश्रा जी ने कहा 4। बहुत जल्दी से सी इज राइट। ज्यादातर लोगों की वोटिंग सी के साथ है। बाकी देखते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों की बात करते हैं तो इनको 4 भागों में बांटा जाता है: व्यक्तिगत, सामुदायिक और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि इनको 4 भागों में बांटा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, और डिटेल इसकी ये रही। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा जाता है: व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ये आपके बिल्कुल यहां पर सामने है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। रीना जी, गुड इवनिंग रीना जी, बहुत बहुत स्वागत है भाई। रीना जी भी आ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है। क्षमा चाहेंगे अगर किसी का नाम
गलती से भूल गए हों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के कितने प्रकार होते हैं, अब ये बताइए। पहला पूछा स्वामित्व के आधार पर, अब पूछा है उत्पत्ति के आधार पर। 6 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, बताइए उत्पत्ति के आधार पर। देखते हैं, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। प्रणाम जी, प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है, जल्दी से बताइए। आकांक्षा जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही स्पीड के साथ में देखते हैं यहां इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल याद रखिएगा। और ज्यादातर अब के जो सेशन आने वाला है, एक चीज और, जो केवीटी अब के आएगा उसमें 5 सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे। हिंदी भी होगी उसमें, इंग्लिश भी होगी उसमें, उसके अंदर आपका मैथ भी होगा, उसके अंदर सीडीपी होगी और उसके अंदर ईवीएस होगा। ये सब्जेक्ट कवर होंगे इस बार में जो इस बार में जो केवीटी होगा उसमें ये 5 सब्जेक्ट होंगे। ये 5 सब्जेक्टों को इसमें कवर किया जाएगा। हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, सीडीपी है, ईवीएस है, सभी से मिलकर किया जाएगा। तो बिल्कुल तैयार रहिएगा केबीटी के लिए। और इस क्वेश्चन के आंसर की बात कर रहे हैं तो इसके आंसर आ रहा है बी बी बी। बहुत क्या बात है, शिवम जी का बहुत जबरदस्त बी आया, तो लो जी बी को ही सही कर दिया है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? जैव संसाधन और अजैव संसाधन। वही तो है, जैव घटक अजैव घटक, वही ये पूछा गया है। बस समझने की बात है क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, लेकिन उससे पहले इसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने ये रहा। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, जैव संसाधन और उसके साथ में है अजैव संसाधन। ये देख लीजिएगा, यहां पर अजैव है और यहां पर जैव संसाधन, ठीक। और बाकी तो सब आप जानते हैं, जैव में कौन कौन से आते हैं और अजैव में कौन कौन से है। बहुत इंटेलिजेंट है सब लोग, बहुत बढ़िया। शोभा जी बहुत बहुत स्वागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नवीन जी कह रहे हैं इंग्लिश भी जरूरी है, इंग्लिश क्यों नहीं? इंग्लिश तो है इसमें, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, सीडीपी है, ईवीएस है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस और सीडीपी। और कहो तो संस्कृत को भी लेकर आए, संस्कृत भी लेकर आएंगे। और बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। उपयोग की सत्यता के आधार पर संसाधनों के प्रकार। बताइए, उपयोग की सत्यता के आधार पर संसाधनों के प्रकार 5 है, 2 है, 3 है या 4 है? बहुत ही जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। 160 का B4 बेस्ट। उपयोगिता की सत्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण या संसाधनों के प्रकार कितने हैं, यह आपको बताना है। देखते हैं क्या होगा इसका। 4, क्या बात है भाई, 4 दे दिया है इसको भी, बहुत ही जल्दी से। प्रदीप जी ने कहा 3, ज्योति जी ने कहा 4, सत्यम जी ने कहा, हाँ जी, क्वेश्चन भी 150 की ही कोशिश है। क्वेश्चन 150 की ही कोशिश है। हो सकता है कि 100 हो सकते हैं या 100 to 50, 150, 100 या 150 के आसपास क्वेश्चन होंगे, कम नहीं होंगे। सेशन को उस हिसाब से लिया जाएगा तरीके से, ताकि सब लोग उसमें आसानी से। और इस बार मैं लाइव लेकर आऊंगा, सबके पास में जूम ऐप होना जरूरी है। जो भी सही क्वेश्चन का आंसर देगा वो जूम के थ्रू हमारे साथ जुड़ेगा और यहां उनकी डिस्प्ले मिलेगी और यहां जूम पर बैठकर वो आंसर करेंगे। फेस टू फेस हम यहां उनसे पूछेंगे, रूबरू पूछेंगे और बिल्कुल आंसर भी वही करेंगे। बाकी लोग तो ऑडियंस में आएंगे। अब के सिस्टम ये लेकर आने वाला हूं, और जो कमियां थी, जैसे क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा अप डाउन थे, वो भी कमी कंप्लीट की जाएगी। कोई पुराने जैसी कमी नहीं होगी। यहाँ इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं, ABC तीनों आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, उपयोगिता की सत्यता के आधार पर संसाधनों को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला नवीनीकरण, दूसरा अनवीनीकरण और तीसरा चक्रीय। नवीनीकरण, अनवीनीकरण और तीसरा है चक्रीय।
तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल सही होगा। इसके बाद जो मैं अभी स्क्रीन पर लेकर आने वाला हूं उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं पहले से लेकर आया हूं तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सभी के लिए जितने संसाधन है, किसको कितने भागों में बांटा गया, किस आधार पर कितने भागों में, शॉर्ट में बिल्कुल है, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, ले लीजिए। संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधन है, संसाधनों को 3 भागों में बांटा जाता है, उपयोगिता के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर। अब उपयोगिता के आधार पर, उपयोग के आधार की सत्यता के आधार पर नवीनीकरण संसाधन, अनवीनीकरण और चक्रीय संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर जैविक और अजैविक। उद्देश्य के आधार पर इसको ऊर्जा संसाधन, कच्चा माल और खाद्य पदार्थ 3 भागों में बांट दिया। तो इसको बिल्कुल कौन से में, अजय राज जी कौन से में ऑप्शन दिया करें ये बताइए, केबीटी में या इसमें? अजय राज जी मुझे ये बताइए, बिल्कुल जहां जहां सुधार की आवश्यकता होगी बिल्कुल सुधार की जाएगी, जल्दी से बताइए इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पढ़ लीजिएगा। हरा सोना कहा जाता है किसको? भूमि को, खनिज को, वन को, या इसमें से कोई नहीं? भूमि है, खनिज है, वन है, या इसमें से कोई नहीं? बहुत ही जल्दी से, बहुत ही जल्दी से इसका राइट आंसर करें। बहुत ही जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करें और स्पीड के साथ में आंसर दें। बताइए। चलो बहुत जल्दी से बताइए। केबीटी में, अच्छा ठीक है। नहीं, उतना टाइम दे देते हैं, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही उसका टाइमर शुरू होगा। इसका टाइमर भी, टाइमर का बहुत पंगा था, यहाँ चलाना पड़ता था। टाइमर आपके स्लाइड पर ही चलेगा, जहां क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बाद तुरंत टाइमर स्टार्ट हो जाएगा वहां से, तो वहां भी कोई पंगा नहीं होगा। टाइमर भी आपको बिल्कुल इसी तरीके से चलेगा, ठीक है। और 62 का सी यहां पर आ रहा है, बिल्कुल सही। हरा सोना जो कहा जाता है, वनों को कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? क्योंकि वनों से हमें बहुत सारी चीजें प्राप्त होती हैं। वन क्या है? प्रकृति, और सबसे ज्यादा ग्रीन है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी आपके सामने ये रहा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा। बताइए बहुत ही जल्दी से, बहुत जल्दी आपके सामने। वनोन्मूलन के परिणाम स्वरूप आने वाली समस्या कौन सी है? क्या बात है, वनोन्मूलन के फलस्वरूप आने वाली समस्या कौन सी है, ये आप लोगों को बताना है। और बताइए, भूमि की उर्वरता शक्ति का ह्रास होना, भूस्खलन होना, सूखा होना, या ये सभी? बहुत ही जल्दी से। बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और कोशिश कीजिएगा भाई, कोशिश कीजिएगा सब लोग, कोशिश कीजिएगा सब लोग स्पीड थोड़ी बढ़ाया करें, क्योंकि केबीटी में जब आप आएंगे वहां से, केबीटी खेलने का एक फायदा और भी आपको होगा। केबीटी से क्या होगा कि आपको स्पीड की प्रैक्टिस हो जाएगी। जो आप स्पीड से क्वेश्चन करते हैं एग्जाम में जब आते हैं ना, तो आपको 30 सेकंड दिए जाते हैं, 30 सेकंड। अब 30 सेकंड में ही आपको क्वेश्चन को कवर करना होता है, तो इसीलिए बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर प्रैक्टिस हो जाएगी। यहां प्रैक्टिस भी आपको मौका मिल जाएगा, क्वेश्चन आए खटाखट खटाखट आप करते चले जाएंगे। बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर डी 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 डी। क्या बात है, डी बिल्कुल। वनोन्मूलन के फलस्वरूप क्या होता है? भूमि की उर्वरक शक्ति समाप्त हो जाती है, भूस्खलन भी होता है और सूखा भी आता है। राइट आंसर इसका डी होगा, बिल्कुल सही आपने दिया है। ये रहा वनोन्मूलन का प्रभाव, जैव विविधता की क्षति, वन आधारित समाज का विनाश, जलवायु विघटन, अमेजन वर्षावन, अधिक नुकसान, वायुमंडल में बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, बहुत ही स्पीड के साथ में। भारत में सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है? बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, गुजरात है, या मध्य प्रदेश है? भारत में सर्वाधिक वन आच्छादित
राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है। पता तो हमें भी नहीं है, बट देखते हैं। बहुत इजी है। थैंक यू मिश्रा जी। सर विनर के 10 तक के लोगों के नाम बताइए केबीटी के। अजय राज जी, हमारी कोशिश है कि हम 10 लोगों तक गिफ्ट भेजेंगे। हमारी कोशिश है कि इस बार में हम 10 लोगों तक गिफ्ट शेयर करेंगे आप लोगों को। बहुत ही ठीक है। तो जल्दी से यहां अगर बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन के आंसर की, तो बिल्कुल जल्दी से इसका आंसर करें। उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश। डी 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 बिल्कुल सही का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन देखना चाहें तो ये रहा। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा, उससे छोटा अरुणाचल प्रदेश, उससे छोटा छत्तीसगढ़, उससे छोटा उड़ीसा, उससे छोटा महाराष्ट्र, और उसके बाद मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, मणिपुर है, नागालैंड है, और ये सब उसी के आधार पर हैं। यहाँ ये सब उसी के आधार पर है। तो बहुत जल्दी से इसका राइट आंसर करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा। भारत में सबसे कम वन क्षेत्र वाले छोटे राज्य केरल है, राजस्थान है, हरियाणा है, गुजरात है। बताइए, थोड़ा सा स्पीड के साथ चलें भाई। भारत में सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भारत में सबसे कम वन क्षेत्र वाला छोटा राज्य कौन सा है? केरल है, राजस्थान है, हरियाणा है, गुजरात है। बहुत ही स्पीड के साथ इसका आंसर करें। देखते हैं क्या क्या आंसर आए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी सोच यहाँ पर प्रदीप जी। और यहाँ इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं। भाई, जिस दिन प्राइज यहाँ से डिवाइडेशन होगा उस दिन लाइव सेशन रखा जाएगा आधे घंटे का। लाइव सेशन रखा जाएगा आधे घंटे का, और उसमें अपने मिलने वालों को, सब लोगों को लेकर आइएगा। अपने मिलने वालों और सभी लोगों को लेकर आइए, चाहे वो ज्वाइन है या ना ज्वाइन है, ताकि पता चले भाई हाँ मुझे सम्मानित किया जा रहा है लेट्स क्रैक टीईटी की तरफ से। तो जल्दी से यहां इसके बात कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप दे रहे हैं सी 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 सी। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। भारत में सबसे कम वन क्षेत्र वाला छोटा राज्य की बात की गई है, तो छोटा राज्य में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार में। भारत में वनों का सबसे कम प्रतिशत है यूटी, दमन, दीव, और 6 राज्यों में 1% 10% से कम है। पंजाब और हरियाणा जो है छोटे राज्य हैं। पंजाब और हरियाणा छोटे राज्य हैं। इसका राइट आंसर आपका पंजाब यहां है नहीं तो हरियाणा है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है क्या? बताइए। क्या बात है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जी ने पढ़ी। चलो बहुत जल्दी से। भारत में, राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है खील है, बीरा है, पेंडा है, वालरा है। बहुत ही जल्दी से ज्योति जी का सी आ गया है सबसे पहले। मिश्रा जी चिंता ना करें, चिंता ना करें, टूर भी बिल्कुल रखेंगे, लेकिन ये माहौल तो सही होने दो थोड़ा सा। ऐसा हो कि पता चला कि आए तो खुशी के लिए थे और फिर गम में शरीक होना पड़ा, तो बिल्कुल ऊपर वाला ना करे किसी के साथ ऐसा। लेकिन आने दो, मौसम सही होगा तो बिल्कुल ये ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे आपकी। राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है खील, बीरा, पेंडा, वालरा। बहुत जल्दी से। और यहां इसका राइट आंसर सी 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 पेंडा। दिल देना है पेंडा है।
बहुत ही जल्दी से इसका और इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। वालरा राजस्थान, वालरा कृषि राजस्थान के उदयपुर में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर जिलों में बोली जाती है। वालरा राजस्थान के उदयपुर में, बांसवाड़ा में और डूंगरपुर में इसको बोला जाता है वालरा, स्थानांतरित कृषि को। ठीक, और वालरा कृषि झूम कृषि भी कहा जाता है। ये रहा, बाकी तो झूम कृषि मैंने बता ही दिया है कि इसमें लकड़ियों को उसको जला दिया जाता है, जो भी खेती फसल बोई जाती है या झाड़ झुंड उसमें उग जाते हैं, उसको बताएंगे किसी दिन फिर पूरी डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वनोन्मूलन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव है? वनोन्मूलन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव है ये आपको बताना है। मृदा अपरदन में वृद्धि, बाढ़ों की पुनरावृत्ति, जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव या ये सभी? बताइए जल्दी से, बहुत ही जल्दी से। वनोन्मूलन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव है? मृदा अपरदन में वृद्धि, बाढ़ों की पुनरावृत्ति, जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव या ये सभी? बहुत ही जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं और देखते हैं क्या आंसर आप लोग कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, डी 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 70 डी बिल्कुल सही कहा। वनोन्मूलन से मृदा अपरदन में वृद्धि होती है, बाढ़ों की पुनरावृत्ति होती है, बाढ़ ज्यादा आती है या कम होती है, जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वनोन्मूलन, वनों की कटाई, वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर घट जाता है, वनों की कटाई के कारण मिट्टी की उर्वरकता और वर्षा भी कम हो जाती है, परिणाम स्वरूप बाढ़ और सूखे जैसी प्रकृति आपदाओं की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, वनों की कटाई से जलवायु परिवर्तन होता है और इसका अगली पीढ़ी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ये यहाँ इसकी डिटेल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर यहाँ पर। राम की बस्ती जी बहुत बहुत स्वागत है। विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? ब्रस्तक झील है, आयर झील है, सुपीरियर झील है या मिशिगन झील है? बहुत ही जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर, बहुत ही स्पीड के साथ में इसका राइट आंसर बताइए। विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है ये आपको बताना है। बहुत ही स्पीड के साथ में इसका आंसर आना चाहिए। अजय राज जी क्या कह सकते हैं किसी को? ब्रस्तक झील, आयर झील, सुपीरियर झील और मिशिगन झील। देखो एक चीज मैं कहूं, अजय जी बुरा नहीं मानिएगा, चैनल आप सबका है, चैनल आप ही लोगों का है, आप सबको ही चलाना है। अगर आप ही ये चाहेंगे कि सिर्फ मैं ही मैं रहूं तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे? कभी भी लड़कर आगे नहीं बढ़ा जाता। आगे बढ़ना है तो अपनी जो है उपयोगिता दिखाइए, अपनी उपयोगिता के आधार पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर दिख रहा है जीवन है, जीवन में बहुत सारे लोग मिलते हैं, और मैं एग्जाम्पल ज्यादातर केकड़े का देता हूं क्योंकि एक बाल्टी में केकड़ों को भर दिया जाए और उनको बिना ढक्कन के सामने छोड़ दिया जाए, एक भी केकड़ा उससे बाहर नहीं निकल सकता। तो जीवन में केकड़े बहुत मिलते हैं, बस हमारी जो टांग खींच रहे हैं, हमें उनसे आगे निकलकर अपनी कामयाबी हासिल करनी है, आगे बढ़कर। मैं यही चीज, इसी चीज को कह रहा हूं आप लोगों से कि कभी भी क्लास में आप हो, एक तो लड़ाई मत करो, ठीक, दूसरा किसी को गलत मत बोलो। आप भविष्य के टीचर हैं, जब आपकी वर्डिंग सही नहीं होगी क्या बच्चों को सुधारोगे? आने वाले बच्चों का भविष्य खराब करोगे। इससे अच्छा तो फिर यह है कि सरकार के निर्णय ही सही है कि वो भर्ती नहीं करती। बुरा मत मानिएगा, मेरी बात कड़वी है थोड़ी सी, लेकिन मैं बता रहा हूं आप लोगों को। तो इससे अच्छा तो यह है
कि हम जो है अपने बिहेव को सुधारें। हम बच्चे नहीं रहे, मैच्योर हैं, हम ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उसके बाद बीएड किया है, बीएड के बाद भी हमें 1-1, 2-2, 3-3 साल भी टेट के पीछे लगे हुए हो गई है तैयारी करते करते। तो हमें इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि हमें छोटे के साथ कैसा व्यवहार करना, बड़े के साथ कैसा करना है, कोई हमसे बदतमीजी से बात कर रहा है उसके साथ हमें कैसा व्यवहार करना है। तो लड़ाई झगड़ा बिल्कुल किसी कीमत पर नहीं करना चाहिए, पेशेंस नहीं खोना चाहिए। क्यों? पेशेंस खो दिया तो आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। अगर हमने किसी भी बात को लेकर अपना पेशेंस खो दिया तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है और हम बिल्कुल जो हमारे माइंड में होता है ना वो भी भूल जाते हैं। मुझे कोई गाली देकर चला जाए, मैं सही बता दूं, मैंने अपने आप पर इतना कंट्रोल किया। एक दिन वो था, बुरा मत मानिएगा, मैं थोड़ा सा क्लास से हट गया। एक दिन वो था कि किसी ने अगर तू भी मुझे बोला, मुझको तू भी बोला, तो मुझ पे वो बर्दाश्त नहीं होता था। और जीवन में एक बार किसी को मैंने मारा भी था, मैं कैंपस में था उस टाइम पे, लेकिन उस दिन के बाद अंदर से मन इतनी ईर्ष्या सी हुई, बहुत अपने बारे में सोचा। उस दिन के बाद कान पकड़ लिए कि आज के बाद किसी को गलत नहीं बोलूंगा, किसी पर हाथ नहीं उठाऊंगा। मुझे कुछ कह के जा रहा कोई, ठीक है भाई बोल लो, तुम अच्छे हम बुरे, बस ये है, इससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं कहते। और उससे पहले का इतिहास अगर उठाकर देखेंगे तो उस वाली कहानी है कि इन हाथों ने हथियार छोड़े चलाना नहीं भूले हैं, वो वाली कहानी है। तो भाई अपने यहीं वापस क्लास पर आ जाते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये चलो बहुत बढ़िया। चलो यहां इस क्वेश्चन की बात करें। विश्व की सबसे बड़ी झील मानव निर्मित झील है, ब्रस्तक झील है, आयर झील है, सुपिरियर झील है और मिसिंग झील है। तो यहां इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और मुझ में ये बदलाव आए थे उस टाइम से जब मैं बना था मोटिवेशनल स्पीकर। ऐसी नहीं हूं, मैं कंपनियों के लिए मोटिवेशनल स्पीकर भी रह चुका हूं। क्या बताऊं, किसी दिन तुम्हें आपको तसल्ली में बताऊंगा कि मैं कहां कहां क्या क्या रहा हूं। और इसीलिए यहां ये टीम भी और बाकी भी रेस्पेक्ट करते हैं किसी ना किसी बात को सोचकर। हमारे एक मित्र थे, वो आजकल फेसबुक पे पोस्ट वगैरह भी डालते हैं, वो कवि हैं, लिखते हैं, लेखक हैं। तो उन्होंने मुझसे बहुत कहा कि सर मैं आपकी बायोग्राफी लिखूंगा, मुझे कुछ चीज़ें आपसे पूछनी है, मुझे समय दीजिए, समय दीजिए। पिछले लगभग 5 साल हो गए उनको समय नहीं दे पाए हम वो इंसान। चलो बहुत बढ़िया। जबकि बायोग्राफी लिखनी है उनको और प्रिंट करानी है बुक के अंदर, लेकिन नहीं। चलो यहां बात करते हैं। विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील ब्रस्तक झील है और इस झील की लंबाई 223 किलोमीटर, ठीक, और चौड़ाई है 139 मील। और भाई इसी की लंबाई है ये, ठीक है, एक ही है। क्या बात है, प्रदीप जी ने तो पूरा डायलॉग ही लिख दिया। चलो बहुत बढ़िया अंजलि जी, बहुत बहुत थैंक यू। यहां इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं तो ये रहा ब्रस्तक झील। अधिकतम लंबाई 223 किलोमीटर है, जो कि 139 मील होता है। चौड़ाई की बात करें 40 किलोमीटर या 25 मील है। इसका क्षेत्रफल ये रहा इसके सामने, और यहाँ पर इसकी गहराई 29 मीटर यानी कि 95 फीट तक है। औसत गहराई 97 मीटर या 318 फीट तक भी होती है। जल का आयतन 100 घन किलोमीटर या 43 घन मील। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। स्थानांतरित कृषि को केरल में किस नाम से जाना जाता है? पोंडू है, पोनम है, बेवर है, झूम है। बहुत ही जी क्वेश्चन है। आज के ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन आपके लिए नहीं लाया था, बहुत ही जल्दी से बताइए। स्थानांतरित कृषि को केरल में स्थानीय किस नाम से जाना जाता है? पोंडू है, पोनम है, बेवर है, झूम है। बहुत ही जल्दी से देखते हैं क्या आंसर करें। इसका 179 का आ गया डी। बहुत बढ़िया, झूम।
झूम बराबर झूम शराबी। बिल्कुल मिश्रा जी, मैं वही कह रहा हूं कि हम शिक्षित हैं और एक अनपढ़ गंवार में क्या अंतर रहा जब हम कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ना शुरू कर देते हैं आपस में। चलो बहुत जल्दी से झूम बराबर झूम शराबी आ गया है यहाँ डी, झूम बराबर झूम शराबी वाले बहुत हैं। चलो देखते हैं, पोंडू की बात करते हैं। ये आपका आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश। ये आपका मध्य प्रदेश। दो बता दिया, अब तुम बता दियो। सारा जी क्या हुआ? हाँ जी बताइए जल्दी से, यहां इस क्वेश्चन का आंसर बताएं बहुत ही जल्दी से। और सारा जी क्या हुआ, कैसे बाय हो गई? पूनम की बात करें, पूनम आपका जो है केरल में है, पूनम केरल में है। और झूम तो आप सब जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, ये रहा एक्सप्लेनेशन इसका, किसी को देखना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अत्यधिक लवणीय झील मृत सागर स्थित है कोरिया में, इजराइल में, इंडोनेशिया में या जर्मनी में? बताइए बहुत ही जल्दी से, बहुत ही जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। बहुत ही स्पीड के साथ में, बहुत जल्दी से इसका आंसर करें। अत्यधिक लवणीय झील में सागर स्थित है कोरिया है, इजराइल है, इजराइल में, जॉर्डन में या इंडोनेशिया में या जर्मन में? तो यहां इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो बहुत ही जल्दी से बी 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 सी बी सी। बहुत बढ़िया, देखते हैं क्या होगा। बी इज राइट आंसर। अत्यधिक लवणीय झील मृत सागर, इजराइल का जो एक समुद्र है उसको मृत सागर के नाम से भी जाना जाता है, इजराइल का जो सागर है, ठीक। और ये इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है और इसको एक अरबी झील के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने ये रहा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ज्योति जी ने कहा सी होगा, क्या बात है, सी नहीं होगा, इंडोनेशिया नहीं है ज्योति जी, इसका राइट आंसर इजराइल और जॉर्डन है, ठीक। जिन लोगों ने बी कहा है उनका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विश्व की खारे पानी की सबसे लंबी झील कौन सी है? आयर झील है, मृत सागर है, कैस्पियन है या सांभर झील है? बहुत ही जल्दी से बताइए, बहुत ही जल्दी से बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, तीन क्वेश्चन और हैं, तीन क्वेश्चन और हैं, ज्यादा नहीं है क्वेश्चन, जल्दी से। विश्व की खारे पानी की सबसे लंबी झील है, आयर झील है, मृत सागर है, कैस्पियन है या सांभर झील है? अरे भाई मैथ पढ़ना है तो मैथ हम भी पढ़ा दिया करेंगे, सोच रहा हूं आप लोगों को मैथ ही पढ़ा दूं। जल्दी से बताइए, आयर झील है, मृत सागर है, कैस्पियन है या सांभर झील है? बहुत ही जल्दी से इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। बट आओ तो सही आप अगर पूरे टेट पास का भी ठेका देते हैं तो मैं अकेला आप लोगों को करा सकता हूं, घबराइए नहीं, लेकिन पेशेंस के साथ बने रहिए। अच्छा, राम के मस्ती जी कह रहे हैं कि सर साइंस की क्लास लेकर आइए, बिल्कुल जी, चलो बहुत बढ़िया, चलो जी बिल्कुल उसे भी लेकर आएंगे। विश्व की खारे पानी की सबसे लंबी झील की अगर बात करते हैं तो वह है कैस्पियन झील और इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल सही है, ठीक। और मीठे पानी की सबसे लंबी झील सुपीरियर झील है, विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन है, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल है और विश्व की लवणीयता वाली झील कौन सी है ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा,
गोल्डी से नाराज हो जाएंगे हमसे। विश्व की सबसे बड़ी झील स्वच्छ जल की झील है टांगनिका, मिशिगन झील, सुपीरियर झील या बेकॉल झील। बताइए विश्व की सबसे बड़ी झील स्वच्छ पानी की स्वच्छ जल की झील कौन सी है, ये आपको बताना है। स्वच्छ जल की अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने बता ही दिया इसका आंसर, तो ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, या बताना पड़ेगा अब भी। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये वही एक्सप्लेनेशन पुराने क्वेश्चन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ओहो, सुपीरियर और हरन के मध्य स्थित नहर कौन सी है? बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन है ये, सुपीरियर और हरन के मध्य स्थित नहर। यहां लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन, हरन के मध्य स्थित नहर है। जो उधर का मिटा हुआ है वो मैंने यहां लिख दिया है। ये सुपीरियर और हरन के मध्य स्थित नहर है। सू नहर है, स्वेज नहर है, पनामा नहर है, इसमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर करें बहुत ही जल्दी से, बहुत ही जल्दी से। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर की बात कर रहे हैं 87 का। क्वेश्चन नंबर 87 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 85 है ये। 185 ये क्वेश्चन नंबर है इसका। और इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। देख लीजिए इसकी डिटेल सारी मैं दिखा देता हूं आपको। सू नहर संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सुपीरियर झील को ह्यूनन झील से जोड़ती है। इरी नहर संयुक्त राज्य अमेरिका इरी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है। गोटा नहर स्वीडन में है, स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के बीच है। कील नहर जर्मनी में है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर ठीक के मध्य है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आता हुआ। ओहो, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कौन बनेगा टीचर महामुकाबला आपका आने वाला है। एक और नया सेशन, सेकंड सेशन इसका आएगा, और ये आएगा आपका कब? संडे में, नेक्स्ट संडे को। तैयार हो जाइएगा बिल्कुल, और भूलिएगा नहीं। नेटवर्क इशू आ रहा, शोभा जी कह रही हैं। ओहो शोभा जी, चलो कोई बात नहीं। सारा जी ने कहा 85 का, ये बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद प्राइज आपके सामने जो ये हैं, इनका डिवाइडेशन बुधवार में, जो लास्ट संडे को हुई है उसका डिवाइडेशन हम बुधवार को करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट सेशन लेकर आएंगे कल और हम। और चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमारा चैनल लेट्स के एक्टिविटी है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने मित्रों तक भेजने का काम कीजिएगा, ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें, और लोग भी इसके साथ में आ सकें, और उनके साथ साथ हमारा फ़ायदा भी हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ, एक नए सेशन के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। सर 10 बजे जल्दी हो जाता है। आयुषी जी 11 बजे का टाइम है इसका। आयुषी जी जो क्विज होगी वो 11 बजे से ही होगी। इस संडे में भी 11 बजे ही होगी, और इस बार चलने वाली है 11 बजे से लेकर 2 बजे तक। 11 से 2 तक चलने वाली है, लगातार 3 घंटे जैसा एग्जाम होता है उसी तरीके से चलेगी। और मुलाकात करेंगे कल की क्लास में फिर एक और नए सेशन के साथ में। उम्मीद कर रहा हूं कि ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने साथियों तक जरूर भेजिएगा, क्योंकि आजकल साथी विजिट बहुत कम कर रहे हैं। बाय जी, बाय, गुड नाइट, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू शोभा जी।
ओके।